Welcome to UPSC Civil 360. Today we are going to discuss economy from the Udan magazine of PW Only IAS. So let's begin. आज की हमारी चर्चा माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पर आधारित है। हाँ, और हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इकोनॉमिक एजेंट्स जैसे हाउसहोल्ड्स, फर्म्स और इंडिविजुअल्स के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो आज हमारा मिशन इन सोर्सेज को डीकंस्ट्रक्ट करना है ताकि स्कैरसिटी, चॉइस और कंज्यूमर बिहेवियर जैसे कोर आइडियाज को आसानी से समझा जा सके। बिल्कुल, और हम ये भी देखेंगे कि ये सिद्धांत मार्केट में रिसोर्स एलोकेशन को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। चैप्टर 1 बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो इंडिविजुअल एजेंट्स के व्यवहार को स्टडी करती है। इंडिविजुअल एजेंट्स मतलब जैसे हाउसहोल्ड्स, फर्म्स और इंडिविजुअल्स। हाँ, और ये स्टडी करती है कि वो कैसे अपने सीमित संसाधनों मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए निर्णय लेते हैं। और इसका फोकस सप्लाई एंड डिमांड, प्राइस मैकेनिज्म्स और रिसोर्सेज के एलोकेशन पर रहता है। बिल्कुल, माइक्रो इकोनॉमिक्स ये जांचता है कि ये छोटे छोटे निर्णय रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे प्रभावित करते हैं, जिसका लक्ष्य इकोनॉमिक एफिशिएंसी को प्राप्त करना है। आगे बढ़ते हैं। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड वंस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो पहला पॉइंट है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। हाँ, तो देखिए, संसाधन जैसे लैंड, लेबर और कैपिटल ये सीमित हैं। लेकिन मानवीय जरूरतें और इच्छाएं वो तो बढ़ती ही जाती हैं। बिल्कुल, और इसी वजह से संसाधनों को कैसे एलोकेट किया जाए ये तय करने के लिए चॉइस करना इकोनॉमिक्स के लिए फंडामेंटल है। और यहीं से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस उत्पन्न होती है ना? एग्जैक्टली, संसाधनों की कमी को देखते हुए व्यक्तियों और समाजों को ये तय करना होता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस के बारे में मुश्किल विकल्प कैसे चुने। ये सवाल इस ओर ले जाता है कि सीमित संसाधनों को प्रायोरिटी कैसे दी जाए। उदाहरण के लिए एक फैक्ट्री को कार्स या बाइसिकल्स के उत्पादन के बीच चुनाव करना होगा जो डिमांड और पोटेंशियल रेवेन्यू पर आधारित हो। और इसके साथ जुड़ा है थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड वांट्स, मतलब मानवीय इच्छाएं और जरूरतें बाउंडलेस हैं। हाँ, जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है नई इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। और ये जो साइकिल चलती रहती है वो सीमित संसाधनों पर दबाव को और बढ़ा देती है, जिससे व्यक्तियों और समाजों को अपनी जरूरतों को प्रायोरिटाइज करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसका एक उदाहरण सोर्स में दिया है, जैसे एक व्यक्ति छुट्टी पर भी जाना चाहता है और एक नई कार भी खरीदना चाहता है। हाँ, पर सीमित धन के साथ उन्हें यह तय करना होगा कि किस इच्छा को पूरा करना है। और जब भी कोई चॉइस होती है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट सामने आता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उस अगले सबसे अच्छे विकल्प के मूल्य को संदर्भित करता है जिसे एक विकल्प बनाने पर छोड़ दिया जाता है। मतलब ये एक विकल्प को दूसरे पर चुनने से खोए हुए लाभों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे यदि फैक्ट्री बाइसाइकिल्स के बजाय कार्स का उत्पादन करने का विकल्प चुनती है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वह राजस्व है जो बाइसाइकिल्स के उत्पादन से प्राप्त हो सकता था। यहाँ एक दिलचस्प बिंदु है जो यूपीएससी 2018 में आया था। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई कमोडिटी जनता को मुफ्त प्रदान की जाती है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उस उत्पाद के उपभोक्ता से कर भुगतान करने वाली जनता में स्थानांतरित हो जाता है। मतलब कॉस्ट खत्म नहीं होता, बस शिफ्ट हो जाता है। हाँ। अब एक PW+ बॉक्स है, द हिडन कॉस्ट ऑफ रेड टेप। हाँ, द इकोनॉमिक सर्वे हमें याद दिलाता है कि टाइम इज मनी। तो जब व्यवसाय अटकी हुई फाइलों और फॉर्मों के कारण अटक जाते हैं तो वे इनोवेट करने और बढ़ने के कीमती अवसरों को खो देते हैं। और ये एक अनदेखा आसर लागत है जिसे डीरेगुलेशन और EODB मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समाप्त करना चाहता है। बिल्कुल, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऑर्गेनाइजेशन की ओर ले जाता है। हाँ, स्केर्सिटी को दूर करने और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को विभिन्न तरीकों से ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहला है मार्केट इकोनॉमी। एक मार्केट इकोनॉमी में कीमतें और उत्पादन सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस द्वारा निर्धारित होते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ आर्थिक गतिविधियों को संचालित करता है। उदाहरण के लिए एक बाजार संचालित अर्थव्यवस्था में रोटी की कीमत उपभोक्ता की मांग और उत्पादक की आपूर्ति पर निर्भर करती है। और इसके विपरीत है कमांड इकोनॉमी। एक कमांड इकोनॉमी में सरकार अधिकांश आर्थिक निर्णयों को निर्देशित करती है। मतलब क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और इसे कौन प्राप्त करेगा, ये सब सरकार तय करती है। हाँ, इस प्रणाली का उद्देश्य असमानताओं को कम करना है, लेकिन इसमें दक्षता की कमी हो सकती है। जैसे सरकार लग्जरी आइटम्स के बजाय भोजन और स्वास्थ्य सेवा जैसी आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के लिए संसाधन आवंटित कर सकती है। और अंत में मिक्स्ड इकोनॉमी, जो आजकल की ज्यादातर अर्थव्यवस्थाएं हैं। हाँ, अधिकांश आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं मिक्स्ड हैं जो मार्केट और कमांड इकोनॉमीज की विशेषताओं का मिश्रण है। तो प्राइवेट सेक्टर और सरकार दोनों ही आर्थिक निर्णय लेने को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, ताकि दक्षता को सामाजिक कल्याण लक्ष्यों के साथ संतुलित किया जा सके। PW+ बॉक्स में एक और दिलचस्प बात है, व्हेन द मार्केट डिलीवर्स वेलफेयर। हाँ, ये आधुनिक भारत के बारे में है जो दो दुनियाओं का मिश्रण है। ये सोशल जस्टिस के कमांड इकोनॉमी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए DBT और जैम ट्रिनिटी जैसे बाजार शैली के दक्षता उपकरणों का उपयोग करता है। जबकि कल्याण को तेज और निष्पक्ष रखा जाता है।
चलिए अब थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ये बताती है कि उपभोक्ता बजट बाधाओं के भीतर यूटिलिटी को कैसे मैक्सिमाइज करते हैं। तो ये प्रेफरेंसेस, उपलब्ध संसाधनों और बाजार की स्थितियों के आधार पर विकल्पों की जांच करता है। इसमें सबसे पहले यूटिलिटी को समझना जरूरी है। यूटिलिटी मतलब वस्तुओं या सेवाओं के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि। हाँ, इसमें दो चीजें हैं। एक है टोटल यूटिलिटी TU, जो उपभोग की गई सभी इकाइयों से प्राप्त कुल संतुष्टि है। और दूसरी है मार्जिनल यूटिलिटी MU। मतलब एक और इकाई का उपभोग करने से प्राप्त अतिरिक्त संतुष्टि। ये हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर लाता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई की मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है। जैसे पिज्जा का पहला टुकड़ा उच्च संतुष्टि प्रदान करता है, लेकिन बाद के टुकड़े कम अतिरिक्त संतुष्टि प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही। अगर आपको हमारी इनिशिएटिव पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं इन डिफरेंस कर्व एंड मैप पर। तो इन डिफरेंस कर्व दो वस्तुओं के संयोजनों का प्रतिनिधित्व करता है जो समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। जैसा कि फिगर इन डिफरेंस कर्व में दिखाया गया है, एक उपभोक्ता बिंदु A, बिंदु B या बिंदु C के बीच इनडिफरेंट हो सकता है। हाँ, क्योंकि ये सभी समान यूटिलिटी प्रदान करते हैं। और इन डिफरेंस मैप यह इन डिफरेंस कर्व्स का एक सेट दिखाता है जिनमें से प्रत्येक एक अलग यूटिलिटी लेवल का प्रतिनिधित्व करता है। हायर कर्व्स अधिक यूटिलिटी का संकेत देते हैं। यह हायर इन डिफरेंस कर्व्स के विचार से जुड़ता है। किसी अन्य के दाईं ओर एक इन डिफरेंस कर्व उपभोक्ता के लिए अधिक सामान उपलब्ध होने का संकेत देता है, जिसका अर्थ है अधिक उपयोगिता। और ये मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस की धारणा पर आधारित है। हाँ, जैसा कि फिग इन डिफरेंस कर्व मैप में दिखाया गया है, IC3, IC2 और IC1 से अधिक यूटिलिटी लेवल का प्रतिनिधित्व करता है। अब बात करते हैं बजट सेट एंड बजट लाइन की। बजट सेट उन वस्तुओं के सभी संभावित संयोजनों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें एक उपभोक्ता दी गई आय और कीमतों पर खरीद सकता है। और बजट लाइन? यह रेखा दो वस्तुओं के उन संयोजनों का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें एक निश्चित आय के साथ खरीदा जा सकता है। बजट सेट में बजट लाइन इक्वेशन P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M द्वारा दी गई है। हाँ, और बजट सेट में सीधी रेखा पर या उसके नीचे के सभी बिंदु शामिल होते हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण टर्न है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS। MRS वो दर है जिस पर एक उपभोक्ता समान उपयोगिता स्तर बनाए रखते हुए दूसरे के लिए एक वस्तु का व्यापार करने को तैयार है। उदाहरण के लिए बनानास और एप्पल्स। यदि कोई उपभोक्ता 3 सेब के लिए 6 केले छोड़ने को तैयार है तो MRS 63 इज इक्वल टू 2 है। बिल्कुल। तो उपभोक्ता का ऑप्टिमल चॉइस क्या है? खपत का इष्टतम बिंदु वह है जहां बजट लाइन उच्चतम इन डिफरेंस कर्व के लिए टेंजेंट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को मैक्सिमाइज करना चाहेगा और बजट लाइन पर बना रहेगा। हाँ, और वो बिंदु जहां बजट रेखा इन डिफरेंस कर्व को छूती है, उपभोक्ता की इष्टतम पसंद है, जैसा कि फिगर कंज्यूमर्स ऑप्टिमम में बिंदु X1, X2 द्वारा दर्शाया गया है। ये सब हमें लॉ ऑफ डिमांड की ओर ले जाता है। यह कानून कहता है कि बाकी सब कुछ बराबर होने पर जैसे ही किसी वस्तु या सेवा की कीमत बढ़ती है, उस वस्तु या सेवा के लिए उपभोक्ता की मांग घट जाएगी, और इसके विपरीत। जैसे यदि स्मार्टफोन की कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता कम स्मार्टफोन खरीदने की संभावना रखते हैं। हाँ, और इसके विपरीत यदि कीमत गिरती है तो स्मार्टफोन की मांग आमतौर पर बढ़ जाती है। सोर्स में ड्रॉप्स लिखा है, जो एक टाइपो हो सकता है, पर हम सोर्स के अनुसार ही बता रहे हैं। और यह कानून केवल नॉर्मल गुड्स पर लागू होता है। बिल्कुल। अब देखते हैं डिमांड कर्व। कीमत में किसी भी बदलाव के लिए मांगी गई मात्रा में एक उल्टा बदलाव होता है। आमतौर पर मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता है। लेकिन कुछ कंसेप्चुअल डिमांड कर्व्स हैं जो मांग के नियम का पालन नहीं करते हैं। हाँ, उनके लिए कीमत में गिरावट से मांग में संकुचन होता है और कीमत में वृद्धि से मांग में विस्तार होता है। इसलिए मांग वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर झुकता है। इसका एक कारण स्पेक्युलेटिव इफेक्ट हो सकता है। हाँ, यदि वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो उपभोक्ता इसे और अधिक खरीदेंगे क्योंकि ये उम्मीद है कि ये और बढ़ेगी। उदाहरण स्टॉक मार्केट्स। और ये डिमांड कर्व फ्रॉम इंडिफरेंस कर्व्स एंड बजट कंस्ट्रेंट से भी प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, डिमांड कर्व को इंडिफरेंस कर्व्स और बजट कंस्ट्रेंट्स के आधार पर कीमतों में भिन्नता के अनुसार इष्टतम खपत में परिवर्तन को देखकर प्राप्त किया जा सकता है। अब UPSC 2021 में पूछे गए एक महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, टाइप्स ऑफ गुड्स। पहला है इंफीरियर गुड्स। यह एक आर्थिक शब्द है जो एक ऐसी वस्तु का वर्णन करता है जिसकी मांग लोगों की आय बढ़ने पर गिर जाती है। हाँ, आय बढ़ने पर उपभोक्ता अधिक महंगे विकल्प खरीदते हैं। जैसे चावल जैसे सस्ते अनाज को आय बढ़ने पर अंडे, दूध जैसी बेहतर गुणवत्ता वाली खाद्य वस्तुओं से बदल दिया जाएगा। बिल्कुल। दूसरा प्रकार है गिफन गुड्स। ये एक कम आय वाला गैर लग्जरी उत्पाद है जो मानक आर्थिक और उपभोक्ता मांग सिद्धांत को धक्का बताता है। गिफन माल की मांग एक ऊपर की ओर झुके हुए मांग वक्र पर होती है, जो मांग के मौलिक कानूनों के विपरीत है। इसका आमतौर पर स्वीकृत स्पष्टीकरण यह है कि गिफन माल एक प्रकार का इंफीरियर गुड है जिसका कोई विकल्प नहीं है। उदाहरण के लिए जब चावल की कीमत बढ़ जाती है तो लोग चावल से बाहर नहीं जा सकते हैं, बल्कि अन्य सब्जियों के बजाय केवल चावल खाते हैं।
PW प्लस बॉक्स में एक पॉलिसी पैराडॉक्स का उल्लेख है। हाँ, कि कभी-कभी कीमतें कम करने से आदतें बदल जाती हैं। जब एक सब्सिडी के माध्यम से एक मुख्य भोजन सस्ता हो जाता है तो सबसे गरीब वास्तव में इसे कम खरीद सकते हैं। क्योंकि बचा हुआ पैसा उन्हें इसके बजाय एक नया स्वादिष्ट भोजन चुनने देता है। ये एक दुर्लभ मामला है। गिफिन गुड्स के उदाहरणों में ब्रेड, राइस और व्हीट शामिल हो सकते हैं। हाँ, ये सामान आमतौर पर आवश्यक होते हैं, जिनके समान मूल्य स्तरों पर कुछ निकट-आयामी विकल्प होते हैं। अब देखते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये प्रतिस्पर्धी वस्तुओं के जोड़े हैं जो एक दूसरे की जगह ले सकते हैं। जैसे यदि चाय महंगी है तो खरीदार कॉफी पी सकते हैं। एंट्री गुड्स वे उन वस्तुओं के जोड़े हैं जो इंटरडिपेंडेंट या कंपैटिबल हैं। उदाहरण के लिए ब्रेड और जैम, टी और शुगर आदि। अंत में वेबलन इफेक्ट, कॉन्शियस कंजम्पशन ऑफ लग्जरी गुड्स। इसका अर्थ है वित्तीय शक्ति प्रदर्शित करने के लिए लग्जरी वस्तुओं और सेवाओं पर पैसा खर्च करना। और वेबलन वस्तुओं की मांग उनकी कीमत में वृद्धि के साथ बढ़ती है। हाँ, जैसे एक रोलेक्स घड़ी या रोल्स रॉयस कार उनकी उच्च कीमत और संबंधित स्थिति प्रतीक के कारण वांछनीय है। चलिए एक आम बायर की तरह सोचना शुरू करते हैं। हम सुनते हैं डिमांड कर्व, लेकिन ये कर्व स्टैटिक नहीं रहता, राइट? ये शिफ्ट क्यों होता है? मतलब अचानक से लोग किसी चीज को ज्यादा या कम क्यों खरीदने लगते हैं, इवन व्हेन द प्राइस इज द सेम? ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट। प्राइस के अलावा भी बहुत कुछ है जो हमारी बाइंग डिसीजंस को अफेक्ट करता है। डिमांड कर्व में शिफ्ट इन्हीं अदर फैक्टर्स की वजह से होता है। सोचिए, अगर आपकी इनकम बढ़ जाए तो आप शायद ज्यादा ब्रांडेड क्लोथ्स खरीदेंगी, भले ही उनकी कीमत उतनी ही हो। यह है इनकम इफेक्ट। इससे डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, यानी हर प्राइस पर ज्यादा डिमांड। और अगर रिलेटेड गुड्स की बात करें, जैसे अगर पेट्रोल बहुत महंगा हो जाए तो कार की डिमांड पर असर पड़ेगा। एग्जैक्टली, वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है। पेट्रोल और कार कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो कार चलाने का खर्च बढ़ा, जिससे कार्स की डिमांड घट जाएगी। यहाँ डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। इसी तरह टेस्ट और प्रेफरेंस भी हैं। अगर फिटनेस का ट्रेंड चल पड़े तो जिम मेंबरशिप्स की डिमांड अचानक बढ़ जाएगी, प्राइसेस बदले बिना भी। ये तो हुई एक इंडिविजुअल की बात, लेकिन जब हम मार्केट की बात करते हैं तो हम लाखों करोड़ों लोगों की डिमांड को कैसे समझते हैं? सोर्सेज में मार्केट डिमांड का जिक्र है जिसमें हॉरिजॉन्टली सम करने की बात कही गई है। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। इसे ऐसे समझिए कि बाजार में सेब के सिर्फ 2 खरीदार हैं, आप और मैं। अगर सेब 100 रुपए किलो है तो आप 1 किलो खरीदेंगी और मैं 2 किलो। तो 100 रुपए की कीमत पर मार्केट डिमांड हुई 3 किलो। अच्छा, अगर कीमत 80 रुपए हो जाती है तो आप शायद 2 किलो खरीदेंगी और मैं 3 किलो। तो 80 रुपए पे मार्केट डिमांड हो गई 5 किलो। हम बस हर पॉसिबल प्राइस पर हर किसी की डिमांड को ऐसे ही जोड़ते चले जाते हैं। इसी को हॉरिजॉन्टल समीशन कहते हैं। गॉट इट। अब आते हैं सबसे क्रूशियल कॉन्सेप्ट पर, जहां से बिजनेसेस के लिए मल्टी मिलियन डॉलर डिसीजंस निकलते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस बदलने पर डिमांड कितनी बदलती है, इसे मेजर करना इतना जरूरी क्यों है? बिकॉज इट्स द डिफरेंस बिटवीन मेकिंग मनी एंड लूजिंग मनी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आसान भाषा में ये नापता है कि कीमत बदलने पर ग्राहक कितना भाव खाते हैं। अगर कीमत थोड़ी बढ़ते ही लोग खरीदना बंद कर दें तो मतलब डिमांड बहुत रिस्पॉन्सिव यानी इलास्टिक है। और अगर कीमत बढ़ भी जाए और लोग फिर भी खरीदें तो डिमांड इनइलास्टिक है। सोर्सेज में इसके 5 टाइप्स दिए हैं। रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इनइलास्टिक को एक कॉन्क्रीट एग्जांपल से समझाइए। जरूर। सोर्स में टीवी सेट्स का एग्जांपल है जो रिलेटिवली इलास्टिक है। सोचिए, टीवी बनाने वाली कंपनी अगर दिवाली पर 10% डिस्काउंट दे तो सेल शायद 30-40% बढ़ सकती है, जी, क्योंकि लोग टीवी खरीदना पोस्टपोन कर सकते हैं और सेल का इंतजार करते हैं। यहाँ प्राइस कट एक विनिंग स्ट्रैटेजी है। और इनइलास्टिक सोर्स में ब्रेड का एग्जांपल है। बिल्कुल। ब्रेड एक जरूरत की चीज है। ब्रेड बनाने वाला अगर 10% डिस्काउंट दे तो लोग शायद उतना ही ब्रेड खरीदेंगे, बस थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। और अगर वो 10% कीमत बढ़ा भी दे तब भी लोग खरीदना बंद नहीं करेंगे। तो ब्रेड कंपनी के लिए प्राइस कट बस प्रॉफिट गंवाने जैसा है। यही इनसाइट इलास्टिसिटी देती है। बाकी 3 टाइप्स तो थियोरेटिकल एक्सट्रीम्स है। परफेक्टली इलास्टिक मतलब इन्फिनिट चेंज, परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब जीरो चेंज, एंड यूनिटरी इलास्टिक जो प्रोपोर्शनल चेंज है। आयर की कहानी जो हमेशा कम कीमत चाहता है, लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है, द सेलर। उसकी दुनिया तो बिल्कुल उल्टी चलती होगी। उसके लिए तो जितनी ज्यादा कीमत उतना ज्यादा फायदा। यहीं से सप्लाई की कहानी शुरू होती है ना? प्रिसाइसली, ये है लॉ ऑफ सप्लाई। इसमें अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि जब किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो प्रोड्यूसर्स उसे ज्यादा सप्लाई करने के लिए मोटिवेट होते हैं। प्राइस घटती है तो सप्लाई भी घटती है। अच्छा, सोर्सेज में कॉफी फार्मर्स का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में कॉफी बीन्स की कीमत बढ़ती है तो किसान अपनी जमीन पर कॉफी उगाने को प्रायोरिटी देंगे। हाँ। अगर कीमत गिरती है तो वो शायद कोई और फसल उगाने लगेंगे। एक प्राइस और सप्लाई के बीच का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो आई एम गेसिंग जैसे डिमांड की इलास्टिसिटी होती है, हाँ। वैसे ही सप्लाई की भी होती होगी। एक प्रोड्यूसर प्राइस चेंजेस पर कितना क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकता है। एग्जैक्टली, ये है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये मेजर करती है कि प्राइस बदलने पर प्रोड्यूसर अपना आउटपुट कितना घटा बढ़ा सकता है। सोचिए, हाथ से बने डिजाइनर बैग्स की सप्लाई। अगर उनकी डिमांड और प्राइस अचानक बढ़ जाए तो भी प्रोड्यूसर रातों रात प्रोडक्शन डबल नहीं कर सकता, तो इसकी सप्लाई इनइलास्टिक होगी। और इलास्टिक सप्लाई का एग्जांपल जैसे फेस मास्क। पैंडेमिक के दौरान जब डिमांड बढ़ी तो कई टेक्सटाइल कंपनीज ने बहुत तेजी से अपने प्रोडक्शन को शिफ्ट करके मास्क बनाना शुरू कर दिया। यहाँ सप्लाई प्राइस चेंजेस के प्रति बहुत रिस्पॉन्सिव थी, यानी रिलेटिवली इलास्टिक थी।
यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई एक थ्योरेटिकल मिडिल ग्राउंड है जहां सप्लाई में चेंज प्राइस में हुए चेंज के प्रोपोर्शनल होता है। प्राइस के अलावा इनकम जैसे फैक्टर्स भी तो इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। यस, यहाँ दो और स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं। पहला है इनकम इलास्टिसिटी, जो बताता है कि हमारी इनकम बदलने पर हमारी डिमांड कैसे बदलती है। जैसे इनकम बढ़ने पर हम फॉरेन वेकेशंस पे ज्यादा खर्च करते हैं। दूसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी, जो दो रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बीच का रिश्ता बताता है। जैसे अगर कोक की कीमत बढ़ जाए तो पेप्सी की डिमांड पर क्या असर होगा। पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट्स हैं। सही। चलिए अब मार्केट से निकलकर फैक्ट्री के अंदर चलते हैं, प्रोडक्शन साइड पर। सोर्सेज में प्रोडक्शन फंक्शन का जिक्र है, Q = FLK। ये फॉर्मूला असल में क्या बताता है? इसे एक रेसिपी की तरह देखिए। Q है आपका फाइनल डिश मतलब आउटपुट, और L लेबर और K कैपिटल आपके इंग्रेडिएंट्स हैं। ये फंक्शन बस ये बताता है कि दिए गए इंग्रेडिएंट से आप मैक्सिमम कितनी डिश बना सकते हैं। ये एफिशिएंसी का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, और ये रेसिपी टाइम के साथ बदलती है, जो हमें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन पे लाता है। राइट। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या फंडामेंटल डिफरेंस है? टाइम। शॉर्ट रन में आपके पास कम से कम एक इंग्रेडिएंट फिक्स्ड होता है जिसे आप तुरंत नहीं बदल सकते। आमतौर पर ये कैपिटल यानी के होता है, जैसे आपकी फैक्ट्री की बिल्डिंग या मशीनरी। आप आउटपुट बढ़ाने के लिए और वर्कर्स मतलब एल हायर कर सकते हैं, पर रातों रात नई फैक्ट्री नहीं बना सकते। अच्छा। लॉन्ग रन वो टाइम फ्रेम है जिसमें सब कुछ वेरिएबल है। आप नई फैक्ट्री भी लगा सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी भी ला सकते हैं, मतलब आप अपना पूरा स्केल ऑफ ऑपरेशन बदल सकते हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आते हैं टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। ये मार्जिनल प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट अक्सर कंफ्यूज करता है। मार्जिनल प्रोडक्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक पिज्जा शॉप। मान लीजिए एक शेफ एल 1 घंटे में 10 पिज्जा बनाता है, जो है टोटल प्रोडक्ट या टीपी। तो उसका एवरेज प्रोडक्ट हुआ 10 पिज्जा पर शेफ। अब आपने एक और शेफ हायर किया, दोनों मिलकर अब 25 पिज्जा बनाते हैं, तो टोटल प्रोडक्ट हो गया 25, लेकिन उस दूसरे शेफ के आने से कितना एक्स्ट्रा आउटपुट मिला? 15 पिज्जा। एग्जैक्टली। ये 15 पिज्जा ही उस दूसरे शेफ का मार्जिनल प्रोडक्ट यानी एमपी है। ये कॉन्सेप्ट बताता है कि हर नया रिसोर्स कितना एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर रहा है। और यहीं पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट आता है, राइट? कि एक पॉइंट के बाद हर नया रिसोर्स उतना वैल्यू ऐड नहीं करता। एग्जैक्टली। उसी पिज्जा शॉप में सोचिए, किचन उतना ही बड़ा है, ओवन एक ही है, आप तीसरा, चौथा, पांचवा शेफ लाते गए। एक पॉइंट के बाद वो एक दूसरे के रास्ते में आएंगे, ओवन के लिए वेट करेंगे। अब जो पांचवा शेफ आया उसका मार्जिनल प्रोडक्ट शायद सिर्फ 2-3 पिज्जा ही होगा। यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस इसी जर्नी को 3 स्टेजेस में दिखाता है: इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स और आखिर में नेगेटिव रिटर्न्स। ये तो हुई शॉर्ट रन की बात, जब कैपिटल फिक्स था। लॉन्ग रन में जब सब कुछ वेरिएबल है तब क्या होता है? लॉन्ग रन में हम रिटर्न्स टू स्केल देखते हैं। यहां सवाल यह है, अगर हम अपने सारे इनपुट्स मतलब लेबर, कैपिटल सब कुछ डबल कर दें तो हमारा आउटपुट डबल होगा, डबल से ज्यादा होगा या डबल से कम? अच्छा। अगर डबल से ज्यादा हुआ तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, अक्सर स्पेशलाइजेशन और टेक्नोलॉजी की वजह से। अगर एग्जैक्टली डबल हुआ तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल CRS। और अगर डबल से कम हुआ तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, जो शायद मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटीज या कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। प्रोडक्शन समझ लिया, अब बात करते हैं लागत की, कॉस्ट्स इन प्रोडक्शन। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में कॉस्ट्स कैसे अलग होते हैं? ये सीधा प्रोडक्शन से जुड़ा है। शॉर्ट रन में क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है तो कॉस्ट भी फिक्स होती है, जैसे फैक्ट्री का किराया या लोन नियम है, ये आपको देना ही है, चाहे आप 1 यूनिट बनाएं या 1000। इसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट होती हैं, जैसे रॉ मटेरियल या वर्कर्स की डेली वेज। तो शॉर्ट रन कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। इससे फर्म्स को इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठाने का मौका मिलता है, यानी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करके पर यूनिट कॉस्ट कम करना। अगर आपको हमारी इनिशिएटिव पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग। ICOR ये एक ऐसा मेट्रिक है जो सीधे देश की इकोनॉमिक हेल्थ से जुड़ा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर 2 देश 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो जरूरी नहीं कि दोनों की ग्रोथ बराबर हो। एग्जैक्टली। यही ICOR का कोर इंसाइट है। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो ये मेजर करता है कि जीडीपी में 1 रुपए की ग्रोथ लाने के लिए कितने रुपए का एडिशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसका फॉर्मूला है ICOR इज इक्वल टू डेल्टा K डेल्टा Y, चेंज इन कैपिटल डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। जिस देश का ICOR कम है वो उतने ही पैसे में ज्यादा जीडीपी ग्रोथ हासिल कर लेगा। इट्स अ रेस ऑफ एफिशिएंसी। सोर्स में इंडिया, चाइना और USA के एग्जांपल्स हैं। इंडिया का ICOR हाई क्यों है? हाँ, भारत का ICOR ऐतिहासिक रूप से ज्यादा रहा है, जिसका मतलब है कि हम कैपिटल को एफिशिएंटली ग्रोथ में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे कई स्ट्रक्चरल वजह हैं जो मेंस के आंसर के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सालों की देरी, लैंड एक्विजिशन के मुद्दे और ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप। पैसा तो लग जाता है पर आउटपुट आने में वक्त लगता है, जिससे ये रेशियो खराब दिखता है। चाइना ने एफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन और तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर अपना ICOR कम रखा, while USA का मॉडरेट ICOR एडवांस टेक्नोलॉजी और मैच्योर कैपिटल मार्केट्स का बैलेंस दिखाता है। और अलग-अलग सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज में ICO का क्या रोल है? हर सेक्टर में इसका एप्लीकेशन अलग है। एग्रीकल्चर में ICOR बताता है कि इरिगेशन या कोल्ड स्टोरेज में इन्वेस्ट करना ज्यादा फायदेमंद है या फार्म मैकेनाइजेशन में। मैन्युफैक्चरिंग में लो ICOR वाली फर्म्स तेजी से स्केल कर सकती हैं।
सर्विस सेक्टर में टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट से एफिशिएंसी बढ़ती है, जिससे आयकर इंप्रूव होता है। एसेंशियली ये पॉलिसी मेकर्स को बताता है कि बैंग फॉर द बक कहाँ सबसे ज्यादा मिलेगा। अब प्रोडक्शन और कॉस्ट से आगे बढ़कर फर्म के डिसीजन मेकिंग पर आते हैं। थ्योरी ऑफ द फर्म क्या कहती है? एक बिजनेस प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए क्या सोचता है? द गोल्डन रूल इज मार्जिनल कॉस्ट MC इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू MR। एक फर्म उस पॉइंट तक प्रोडक्शन करती है जहां एक और यूनिट बनाने की लागत यानी MC उस यूनिट को बेचकर मिलने वाले एक्स्ट्रा रेवेन्यू यानी MR के बराबर हो जाए। ये रूल क्यों? इसके आगे प्रोडक्शन क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर आप एक और यूनिट बनाते हैं, मान लीजिए 101st यूनिट, और उसको बनाने में 10 रुपए लगते हैं, MC इज इक्वल टू 10, पर उसे बेचकर सिर्फ 8 रुपए मिलते हैं, MR इज इक्वल टू 8, तो आप उसे एक यूनिट पर 2 रुपए का लॉस कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। कोई भी रैशनल फर्म ऐसा नहीं करेगी, तो वो 100 यूनिट्स पर ही रुक जाएगी जहां कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर थे। ओके, अब आते हैं मार्केट स्ट्रक्चर्स पर। सोर्सेज में सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन की बात है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेनी सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये तो असल दुनिया में मिलना लगभग नामुमकिन लगता है। तो फिर हम इस थ्योरेटिकल मॉडल को पढ़ते ही क्यों हैं? आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। परफेक्ट कंपटीशन एक बेंचमार्क है, एक आइडियल सिनारियो। जैसे फिजिक्स में हम फ्रिक्शनलेस सरफेस को स्टडी करते हैं, वैसे ही इकोनॉमिक्स में हम परफेक्ट कंपटीशन को स्टडी करते हैं, ताकि हम रियल वर्ल्ड मार्केट्स की इम्परफेक्शंस को बेहतर समझ सकें। ये हमें बताता है कि एक परफेक्टली एफिशिएंट मार्केट कैसा दिखेगा। एग्रीकल्चर मार्केट, जैसे कि गेहूं की मंडी, इसके सबसे करीब का एग्जाम्पल है, जहां कई किसान एक जैसा प्रोडक्ट बेचते हैं और कोई एक किसान प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। वो सब प्राइस टेकर्स होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन के अलावा जो दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं, वो ज्यादा रियल वर्ल्ड लगते हैं। मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बिल्कुल, मोनोपोली में एक सिंगल सेलर होता है। हम सब ने अपनी जिंदगी में मोनोपोली एक्सपीरियंस की है। पुराने जमाने में मोहल्ले का एक ही केबल वाला, या इंडियन रेलवेज अपनी कैटेगरी में। पावर सेलर के पास होती है, कंज्यूमर के पास नहीं। ओलिगोपोली में कुछ बड़े प्लेयर्स होते हैं, जैसे इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर, जियो, एयरटेल, वी। वो एक दूसरे के मूव्स पर नजर रखते हैं। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन सबसे कॉमन है। यहाँ कई सेलर्स होते हैं, पर सबका प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे रेस्टोरेंट्स या कैफेज, सब कॉफी बेच रहे हैं, पर ब्रांड, एम्बियंस, टेस्ट सब अलग है, जिससे उन्हें प्राइसिंग पर थोड़ा कंट्रोल मिलता है। इन सभी फर्म्स की सप्लाई मिलकर मार्केट सप्लाई बनती है। तो अब हमारे पास डिमांड की कहानी भी है और सप्लाई की भी। ये दोनों ताकतें बाजार में मिलती कहाँ है? ये मिलती है मार्केट इक्विलिब्रियम पर। ये वो मैजिकल प्राइस पॉइंट है जहां क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड के बराबर हो जाती है। मतलब जितने सेब लोग खरीदना चाहते हैं, उतने ही सेब बेचने के लिए मार्केट में मौजूद हैं। इस प्राइस पर न तो शॉर्टेज होती है, न सरप्लस, मार्केट क्लियर हो जाता है। जब तक कोई एक्सटर्नल फैक्टर जैसे मौसम खराब होने से सेब की सप्लाई कम न हो जाए, डिमांड या सप्लाई को शिफ्ट न करे, प्राइस यहीं पर स्टेबल रहता है। और अगर मार्केट इक्विलिब्रियम में ना हो, जैसे आईफोन लॉन्च के दिन होता है या सीजन एंड सेल में? तो दो सिचुएशंस बनती हैं। आईफोन लॉन्च के दिन होती है एक्सेस डिमांड, खरीदने वाले ज्यादा, सप्लाई कम, नतीजा प्राइसेस पर अपवर्ड प्रेशर आता है। ब्लैक मार्केट में फोन महंगे बिकते हैं। सही। सीजन एंड सेल में होता है एक्सेस सप्लाई, दुकानों में स्वेटर भरे पड़े हैं पर खरीदने वाले कम, नतीजा प्राइसेस पर डाउनवर्ड प्रेशर आता है। 50% ऑफ के बोर्ड लग जाते हैं। ये इम्बैलेंसेस ही मार्केट को वापस इक्विलिब्रियम की तरफ पुश करते हैं। क्या इक्विलिब्रियम इस बात पर डिपेंड करता है कि मार्केट में कितनी फर्म्स हैं? फिक्स नंबर ऑफ फर्म्स वर्सेस फ्री एंट्री एंड एग्जिट। हाँ, ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का पर्सपेक्टिव है। जब फर्म्स का नंबर फिक्स्ड होता है तो इक्विलिब्रियम बस मार्केट डिमांड और उन फर्म्स की कंबाइंड सप्लाई से तय होता है। लेकिन जब फ्री एंट्री एंड एग्जिट अलाउ होता है लॉन्ग रन में, तो कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। मान लीजिए कोई नया बिजनेस जैसे क्लाउड किचन बहुत प्रॉफिट कमा रहा है। ये देखकर नई फर्म्स एंटर करेंगी, सप्लाई बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा और प्राइसेस तब तक गिरेंगी जब तक प्रॉफिट नॉर्मल लेवल पर ना आ जाए। और लॉसेस होने पर उल्टा होगा। कुछ फर्म्स एग्जिट करेंगी, सप्लाई घटेगी और प्राइसेस वापस बढ़ेंगे। आखिर में सोर्स में एक बहुत रेलेवेंट मॉडर्न कॉन्सेप्ट मेंशन किया गया है, डेटा एज अ न्यू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये हमारे ट्रेडिशनल लैंड लेबर कैपिटल वाले फ्रेमवर्क को कैसे चैलेंज करता है? ये इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 का एक पावरफुल इंसाइट है। इसमें कहा गया है कि डेटा अब प्रोडक्शन का एक नया फैक्टर बन गया है। जिन कंपनीज के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, जैसे गूगल, Amazon, फेसबुक, उन्हें एक अनबिलीवेबल कंपैरेटिव एडवांटेज मिलता है। वो कस्टमर बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एड्स को टारगेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को इंप्रूव कर सकते हैं। इससे नई फर्म्स के लिए compete करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। मतलब डिजिटल वर्ल्ड में जिसके पास डेटा है वही अक्सर मार्केट को रूल करता है। एग्जैक्टली। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हमने बायर के साइकोलॉजी, मतलब डिमांड से लेकर फैक्ट्री के मैकेनिक्स, प्रोडक्शन और मार्केट के डायनामिक्स, कंपटीशन तक का सफर तय किया। राइट। ये सभी कॉन्सेप्ट्स आइसोलेटेड नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक फ्रेमवर्क देते हैं ये समझने के लिए कि मार्केट कैसे फंक्शन करता है, फर्म्स कैसे बिहेव करती हैं और गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस या कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के एक्शंस का इकोनॉमी पर क्या और क्यों असर होता है।
एक विचार जिस पर गौर किया जा सकता है, हमने लेबर और कैपिटल जैसे ट्रेडिशनल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की, पर जैसा सोर्स में बताया गया, डेटा अब एक नया फैक्टर है। तो सोचने वाला सवाल ये है कि हमारे परफेक्ट कंपटीशन और मार्केट इक्विलिब्रियम के क्लासिक मॉडल्स कैसे बदलते हैं जब एक फर्म की कैपिटल यानी उसका डेटा इनहेरेंटली नॉन होमोजीनियस हो और एंट्री के लिए इतने ऊंचे बैरियर्स क्रिएट कर दे। क्या ये डिजिटल मोनोपोलीज से डोमिनेट होने वाले भविष्य का संकेत है?